भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो बातें देखने को मिली, वो बातें इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी देखने को मिली कि हमारे भारतवर्ष में नैतिकता का कितना भाव है। हमारे ही भारत के कुछ मुसलमानों को ऐसा लगता है कि अगर ईरान में इस्लामिक सत्ता कायम रहती है तो वो उसको अपने से कनेक्ट करके देख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर फिलिस्तीन में हमला हो रहा है, ईरान में हमला हो रहा है, तो ये मानवता पर हमला है, लेकिन अगर इजराइल में हमला होता है तो वो मानवता पर हमला नहीं है। हमारे ही देश के कुछ हिंदुओं को अब ऐसा लगता है कि अगर इजराइल ईरान का सफाया कर देता है तो इससे जो टेररिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं शुभजीत दे। आज बात करता हूं इजराइल ईरान युद्ध के बीच हुए घटनाक्रमों में हमारे देश की नैतिकता के ऊपर। हमारे ही देश के कुछ लोग सोशल मीडिया पर जाकर अंधाधुंध पोस्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, आई लव इजराइल, आई लव ईरान, आई लव फिलिस्तीन। क्यों? एक मुल्क के हैसियत से हम कब सोचेंगे? जब शुरू करते हैं तो हम कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और महान नेत्री सोनिया गांधी जी ने ये ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ईरान को समर्थन करते। ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है। अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस पर उन्होंने कहा है कि हमारा खुला समर्थन ईरान को है। अच्छा, भारत सरकार किसी को खुला समर्थन क्यों नहीं दे पाती है? जैसे कुछ लोग बिना सोचे समझे आई लव इजराइल, आई लव ईरान के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं, बॉयकॉट इजराइल का नारा देते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं। वैसा भारत सरकार कुछ क्यों नहीं करती है? हमारा भारतवर्ष ऐसा कुछ क्यों नहीं करता है? चलिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आप मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ईरान को समर्थन देते हैं, इसका मतलब इजराइल हमारा दुश्मन है। तो इजराइल के साथ भारत एक ऐसा संबंध है, जरा आपको बताता हूँ। इजराइल ने पब्लिक फोरम में ओपनली जय हिंद जय भारत का नारा दिया है। ईरान ने भी जब युद्ध खत्म हुआ तब उसने भी भारत को, भारत के लोगों को, भारत की पार्टियों को इस युद्ध के दौरान मानसिक तौर पर उनके साथ खड़े रहने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है और जय ईरान जय हिंद का संदेश भेजा है। लेकिन इजराइल ने जय हिंद जय भारत पब्लिक फोरम में कहा था। इजराइल भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इजराइल हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक एग्रीकल्चरल राष्ट्र है और एग्रीकल्चर में टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए हमें इजराइल की बहुत ज़रूरत है। हम इजराइल के साथ अपना इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हमारा रॉ, उनका मोसाद, दोनों एक साथ काम करता है। हम लोग इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ठीक है, अब कुछ हिंदूज बोलने लगते हैं कि उनका ऐसा लगता है कि अगर इस्लामिक स्टेट ईरान में खत्म हो जाएगा तो इस्लामिक पॉपुलेशन डाउनफॉल हो जाएगी, टेररिज्म घट जाएगा, ऐसा उनके दिमाग में चलता है, इसलिए वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उस हिसाब से ईरान हमारा इनेमी हुआ। अगर ईरान हमारा दुश्मन होता है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने डायरेक्टली किसी को भी समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। हमारे यहाँ पर रह रहे सिया मुसलमान भाई बहन ईरान के साथ अपने आप को कनेक्ट करके देखते हैं, अपने आप को एक रिलीजियस टच उनको लगता है कि हमारे साथ उनका है। ईरान हमें चाबहार पोर्ट का सुविधा प्रदान करता है, वो चाबहार पोर्ट जिसपे भारत सरकार ने $635 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बारे में सोचा है, उस पर काम भी चल रहा है। चाबहार पोर्ट पर, चाबहार पोर्ट का अगर आप लोकेशन देखिएगा तो उसमें पता चलता है कि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान तक का रूट जोड़ते हैं और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में इंडिया को एक पावर मिलता है। चलिए, अगर जिनको लगता है कि ईरान में तख्ता पलट होना चाहिए, जो खेमनेई सरकार है वो गिर जानी चाहिए, इससे इस्लामिक रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, इस्लाम पॉपुलेशन घट जाएगी, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है, अगर तख्ता पलट होता है, जो कि अब नहीं होगा, लेकिन जो इजराइल की मनो इच्छा थी, अगर ऐसा होता तो अमेरिका का एक पुपेट गवर्नमेंट ईरान में आकर बैठता। अमेरिका का पुपेट गवर्नमेंट अगर ईरान में आकर बैठता तो वो कभी नहीं चाहता कि हम चाबहार पोर्ट के मदद से वेस्ट और सेंट्रल एशिया पर अपना कंट्रोल आजमाएं, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना कंट्रोल एशिया के ऊपर आजमाना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान को लोन देता रहता है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को वेपन देता रहता है, भड़काता रहता है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश जैसा एक और पपेट गवर्नमेंट आता जो ईरान में बैठा होता और वहाँ से इंडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब करते रहता, हमारा जो डिप्लोमेसी है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से बाधित करते रहता। और भारत, चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और इधर ईरान पूरी तरीके से अपने शत्रुओं के बीच में अपने आप को सराउंडेड पाता, घिरा हुआ पाता। चलिए, तो अब बात करते हैं कि आखिर भारत कूटनीति के दम पर ही सही मुंह क्यों नहीं खोलता है। व्यापार की बात करते हैं। भारत एक डेवलपिंग नेशन है। भारत के लिए अभी व्यापार सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, मैं नहीं बोलूंगा कि सपना, मैं बोलूंगा कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उसके लिए भारत को अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत रखने होंगे। अच्छा, हम अमेरिका हमारा जितना भी खराब करें, हम उसके साथ कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अमेरिका का अगर हम यूएस के साथ ट्रेड रिपोर्ट देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 11.6% से बढ़ चुका है पहले से, और हम अमेरिका के साथ नियरली $132 मिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से हम एक्सपोर्ट करते हैं $86.5 बिलियन और नियरली $46 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, इंपोर्ट कम करते हैं। यानी कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, जिसका फायदा क्या होता है? ट्रेड सरप्लस में कितना रहते हैं? नियरली $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस में हम रहते हैं जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। इससे सुविधा क्या होता है? इससे मतलब देखिए, हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उसमें से सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है और टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके साथ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, यानी कि ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। इस हिसाब से अमेरिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, इसके
परिणाम क्या होते हैं ना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आते हैं, हमारे पास यूएस डॉलर ज़्यादा आते हैं और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ जाता है। सेम इन द केस ऑफ इसराइल। इसराइल के केस में भी ऐसा ही होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं $8.45 बिलियन का और इंपोर्ट करते हैं मोटा मोटी $1.5 बिलियन का। अच्छा, हमारे लिए जितना यूएस इंपॉर्टेंट है, क्या यूएस के लिए भी हम भी उतना इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस हमारे साथ ट्रेड करते हुए ट्रेड डिफिसिट में रहता है, हम यूएस के साथ ट्रेड करते हुए ट्रेड सरप्लस में रहता है। यूएस हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना, जबकि हम यूएस के 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ट्रेड में अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के साथ एक समय हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस के साथ साथ ट्रेड रिलेशंस, कमर्शियल रिलेशंस बहुत बढ़िया हुआ करते थे, लेकिन अभी यूएस सैंक्शंस लगने के बाद ईरान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध उतने दृढ़ नहीं है। हम ईरान से अभी कच्चा तेल बहुत ही कम खरीदते हैं। पहले हम क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर हम लोग का ईरान हुआ करता था, जो कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे देता था, बट अभी नेग्लिजिबल व्यापार होता है क्रूड ऑयल का ईरान की तरफ से। तब हम प्रश्न ये उठेगा कि क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर भारत का कौन है? क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर है हमारा रसिया, इराक, सऊदी अरब और यूएई। सो ट्रेड के लिए इसीलिए हम अमेरिका इतने हिस्टोरिकल रिलेशंस ईरान के साथ साझा करने के बावजूद हम अमेरिका को कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके साथ हमारा व्यापारिक रिश्ता ही कुछ ऐसा, हमें उनकी ज़रूरत है। अगर बात करें कूटनीति की और रिलीजियस टच की, तो हमें पता चलेगा कि ईरान का चाहबान कोड, जिसका मैंने जिक्र किया, कूटनीति के हिसाब से वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। धार्मिक तौर पर हमारे भारत में रहने वाले सिया मुसलमान ईरान से खुद को जोड़ कर देखते हैं, और इसराइल ने हमारा तब साथ दिया है जब हमें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत आ पड़ी है। इसराइल ने हमारा तब साथ दिया है जब हमें डिफेंस में, सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस में ज़रूरत आन पड़ी है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इसराइल फिलिस्तीन वॉर तो बहुत दिन पहले से चल रहा था, ये मतलब होते रहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार ही ये इतना हाइप क्यों गया? ये इतना हाइप इसीलिए पकड़ा क्योंकि इसमें अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका इसके माध्यम से क्या बताना चाहता था? अमेरिका तो सबको शांति संदेश देना चाहता था। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो नोबेल प्राइज के लिए इतने उतावले हो पड़े हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो उन्होंने मध्यस्थता कराई, ऐसा उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मध्यस्थता कराई, लेकिन भारत सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया कि हमारे बीच में कोई तीसरी शक्ति थी ही नहीं। और इसके बाद ट्रंप ने माना कि हाँ, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई। अच्छा, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जब ईरान ने ये बात नहीं मानी तो अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 यूरेनियम रिजर्व्स पर हमला किया था। अब ये ऐसे बॉम्ब है जो सरजमी के अंदर 60 मीटर पर जाकर फटते हैं। यूएस ने कहा रेजिम चेंज, तख्ता पलट। यूएस ने कहा था ऐसा, तख्ता पलट। अब वही यूएस, अमेरिका पलट जाता है कुछ दिनों में और बोलता है कि मैंने इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम कराया, मैंने सीज फायर कराया। ऐसा क्यों? देखिए, पहला, अमेरिका किसी का सगा नहीं होता है। अमेरिका को जहां व्यापार दिखता है अमेरिका वहां जाता है। अमेरिका ने सबसे पहले अपने 3 बॉम्ब को ईरान में गिराकर ये बता दिया कि उसके पास कितना भयानक बॉम्ब सिस्टम है, उसका वेपन अभी भी कितना खतरनाक है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा भी किया, जो उन्होंने जो काम किया था, जो 60 मीटर नीचे जाकर जो बॉम्ब के फटने की बात कही थी, ऐसा कोई और मिलिट्री कर ही नहीं सकती है, इसका उन्होंने दावा किया। और एक ऐसा बॉम्ब, उनके वेपन का डिस्प्ले हुआ यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में सीज फायर कराने में सफल हुए, ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ये खेल रचाया गया था, पूरा जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, वो पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में था। इजराइल और ईरान तो बस कठपुतली थे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने जब बोला कि उसने 3 बम दागे वहां पर, उनके 3 यूरेनियम रिजर्व पर, लेकिन इंटेलिजेंस ये कहती है कि बम दागने के पहले ईरान को इस बात की जानकारी थी और ईरान ने पहले ही वहां से 400 किलोग्राम का यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, क्या ईरान रिटेलिएट नहीं किया था? ईरान तो इजराइल को बहुत रिटेलिएट कर रहा था। क्या वो अमेरिका को रिटेलिएट नहीं किया था? ईरान ने अमेरिका को डायरेक्ट रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन ईरान ने कतर में बसे अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। लेकिन इससे क्या बहुत अमेरिका को क्षति हुआ? चारों तरफ हेडलाइंस बन गई कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला करने का साहस दिखाया। लेकिन सच्चाई ये थी कि ईरान ने कतर को पहले इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, आपके वहां पर जो अमेरिकी मिलिट्री बेसिस हैं, हम आप पर अटैक करने वाले हैं। उन्होंने पहले इस बात की जानकारी कतर को दे दी थी। इसीलिए जब ईरान ने 14 मिसाइल्स कतर की और दागे अमेरिकी मिलिट्री बेसिस में, तो उसमें से 14 में से 13 मिसाइल्स को एयर में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था। और एक मिसाइल को क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि वो अनडायरेक्शनल थी, कहीं रेगिस्तान में जाकर गिरने वाली थी। यानी कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। प्रश्न तो यहाँ पर यह भी उठता है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब यह है कि कोई देश जब युद्ध में होता है तो दूसरे देशों से भी ज्यादा लायबिलिटी होती है अपने देश की जनता को शांत करना। ईरान के अंदर सबका खून खौल रहा था कि जब इजराइल हम पे आक्रमण करता है, रिटेलिएट करते हैं, तो क्या अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर आप पर अटैक करता है तो क्या आप चुप हो जाएंगे? ईरान ने इसीलिए कतर को पहले ही बता दिया कि मैं आप पर अटैक करने वाला हूं, और पूरे दुनिया में यह खबर फैल गई कि ईरान ने कतर पर अटैक किया, उनके अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां पर कोई भी हानि नहीं होती है। उसके ही कुछ दिन बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला किया था, बम मारा था, वही अमेरिकी राष्ट्रपति फिर आते हैं, शांति की बात करते हैं, एक ही तराजू पर इजराइल और ईरान दोनों को रखते हैं और कहते हैं कि मैंने इजराइल और ईरान दोनों से बात कर ली है, अब दोनों शांति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, इस विश्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, दोनों शांति के साथ रहेंगे, मैंने मध्यस्थता कराई है। यही आदमी ने
डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसी बात कही थी कि मैंने मध्यस्थता कराई है। इस बात उन्होंने मध्यस्थता कराई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई है। उनको नोबेल प्राइज चाहिए और इसी के वजह से, इसी के लालच में मैं कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया एक ऐसे मौके पर जहां वो जानता है कि वो पाकिस्तान इस लोन को टेरर फंडिंग में लगाएगा। उस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया और इसीलिए पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए। अगर आप इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि सारा किया धारा आप दोनों देशों को लड़ाते हैं और उसका फायदा पूरी तरीके से अमेरिका ले जाता है। उसका वेपन का डिस्प्ले होता है। अमेरिका अभी भी दिखाता है कि मैं अभी भी सुपर पावर हूं। इजराइल जाता है अपना फाइटर जेट लेकर ईरान में, अमेरिका बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम वापस आ जाओ। इजराइल वापस आता है। वो दिखाना चाहता है अमेरिका कि अभी भी अगर कोई सुपर पावर है तो अमेरिका है। अमेरिका इस तरीके से अपना खेल रचता है। अमेरिका किसी का सगा नहीं होता है। मैं अपने प्यारे देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो जरा सोच समझ कर पोस्ट करिएगा। आई लव इजराइल, आई लव ईरान, आई लव फिलिस्तीन लिखने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो तब लिखने में गुनाह है जब आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आप वो चीज़ लिख रहे हैं। आप देखिए कि इजराइल हमारा कितना बेहतरीन मित्र है, ईरान के साथ हमारे कितने अच्छे ऐतिहासिक संबंध हैं। ऐसे में अगर कोई लिखता है कि आई लव ईरान, अगर हार्ट ऑफ दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के सामने अगर कोई आई लव ईरान बोल के और बॉयकॉट इजराइल के नाम पे प्रदर्शन करता है तो इजराइल में हमारे देश की छवि क्या बनेगी, जरा इसके बारे में सोचिए। अगर आई हेट ईरान, आई लव इजराइल का कोई नारा देके पूरा हिंदुइज्म का ये छोड़ता है तो आप सोचिए कि हमारे ऐतिहासिक इतने दिनों से ऐतिहासिक संबंध चले आ रहे थे ईरान के साथ, तो फिर ईरान को जय हिंद जय ईरान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे रिश्ते, जियोपॉलिटिक्स के रिश्ते से भी ज़्यादा व्यापार पे टिके होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट पे टिके होते हैं। अगर भारत को महान बनना है, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाना है तो हमें सबसे पहले एक देश की हैसियत से, एक मुल्क की हैसियत से सोचना होगा। राष्ट्र में जाति धर्म के नाम पर नहीं बटके एक मुल्क के हिसाब से सोचेंगे कि हमारे लिए, हमारे भारत के लिए क्या बेहतरीन है। उस तरीके से हम इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल साइट पे पोस्ट करेंगे। आपका जो ऑरा बोलते हैं उसमें आपका मुल्क झलकना चाहिए, ना कि आपका धर्म, आपका जाति। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से अगर मैं किसी एक के भी सोच में प्रभाव डालने में सक्षम होता हूँ और अगर वो एक मुल्क की हैसियत से सोचने में अपने आप को सक्षम बना पाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।